A very good morning to all of you. कैसे हो आप सब? कैसी रही आपकी दिवाली? हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल. आई होप आप लोगों ने जो हमने फोर्स वाला चैप्टर किया था वो अच्छे से रीड कर लिया होगा. उसके न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लिए होंगे, एमसीक्यूज, एसआई यूनिट्स वगैरह सब कुछ कर लिया होगा. इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. Conservation of linear momentum. देखो उस दिन हमने ये वर्ड किया था मोमेंटम. मोमेंटम का क्या मतलब होता था? मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम का क्या मतलब था? मास इनटू वेलोसिटी. लीनियर मतलब 2D. लीनियर मतलब 2D की बात कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर 2 डायमेंशंस की बात हो रही है आउट ऑफ 3. 2 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं. लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करना है. कंजर्व करने का क्या मतलब है? कंजर्व का मतलब होता है बचा के रखना. कंजर्व का मतलब होता है बचा के रखना. मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी. इसमें हमारे पास एक लॉ आया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन. हमारे पास इसमें एक लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ और इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. लाइक देखो ये क्या कहता है, ये वाला लॉ हमें ये स्टेट करता है कि अगर दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं, अगर दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं तो उनका जो मोमेंटम है कोलाइड होने से पहले, दो बॉडीज हैं, आपने दोनों का मोमेंटम कैलकुलेट करना है. कहते हैं टकराने से पहले, कोलिजन का मतलब होता है टकराना. दो बॉडीज हैं, 2 व्हीकल्स हैं, उनका कोई अपना मास है, उनकी अपनी कोई वेलोसिटी है. कहते हैं अगर हम उन दोनों के मास और वेलोसिटी को कैलकुलेट करें, दोनों का मोमेंटम निकाले, फिर क्या हुआ, दोनों की दोनों बॉडीज आपस में टकरा गई, दोनों व्हीकल्स आपस में टकरा गए. टकराने के बाद उनका मास और वेलोसिटी कैलकुलेट की, मतलब हमने उनका मोमेंटम कैलकुलेट किया. तो ये लॉ कहता है कि टकराने से पहले जो इनका मोमेंटम था और टकराने के बाद जो इनका मोमेंटम है हमेशा सेम रहेगा. कंजर्व का मतलब होता है बराबर, सेव रहेगा. ये लॉ हमें क्या स्टेट करता है कि आपके पास 2 बॉडीज हैं, उनका पहले आपने मास जो हमें गिवन था, वेलोसिटी थी, उससे आपने मोमेंटम कैलकुलेट किया. फिर उन दोनों के टकरा गए, कोलाइड हो गए दोनों के दोनों. टकराने के बाद हमने उनका मास और वेलोसिटी कैलकुलेट की, तो उन दोनों का मास और वेलोसिटी से जो मोमेंटम कैलकुलेट होके आया, कहते हैं कि टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों का मोमेंटम क्या रहने वाला है? कंजर्व रहने वाला है. चलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. जैसे हमारे पास देखो यहाँ पे 2 बॉडीज हैं, ए बी. इनका मास है m1, इस बॉडी का मास है m2. ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ये u2 से मूव कर रहे हैं.
ये किसकी बात कर रहे हैं हम? बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, कोलिजन का मतलब टकराना। कहते हैं ये दो बॉडीज हैं ए और बी, इनका मास ये है m1 और बी वाले का मास है m2। जो फर्स्ट वाला है वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और सेकंड वाला u2 से मूव कर रहा है। उसके बाद दोनों की बॉडी की आपस में क्या हुई बेटा? कोलिजन हुई। ए और बी की क्या होगी? कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन फिर क्या हुआ? दोनों की दोनों बॉडीज कोलाइड होके टकरा गई। दोनों की दोनों बॉडीज कोलाइड होके क्या होगी? टकरा के अलग अलग हो गई। अब ध्यान से ये सोचो कि मास उनका क्या रहेगा बेटा? चेंज होगा या सेम रहेगा? आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद बेटा मास तो बॉडी का सेम रहेगा, बट वेलोसिटी में क्या आएगा? चेंज आएगा। ये v1 से मूव करने लगी, ये वाली बॉडी v2 से मूव करने लगी। ध्यान से देखो, हमारे पास पहले टू बॉडीज थी, दोनों का मास और वेलोसिटी दी हुई थी। ये कुछ मास और वेलोसिटी से मूव कर रही थी। कहते हैं हमने इनका पहले मोमेंटम निकाला, फिर ये टकराई, टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी में चेंज हुआ, मास सेम रहने लग गया। आफ्टर कोलिजन उनके मोमेंटम में क्या फर्क आएगा? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कहते मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज ऑलवेज इक्वल किसके आएगा? मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन मतलब पहले का मास था m1, हमने उस दिन फॉर्मूला किया था मोमेंटम किसके बराबर होता है? mv, हमने ये पढ़ा था उस दिन। टकराने से पहले बेटा कितना होगा इसका मोमेंटम? p1, क्योंकि टू बॉडीज की बात करें p2, ठीक, p1 प्लस p2, क्योंकि दो बॉडीज आपस में, इक्वल किसके आएगा? p1 डैश प्लस p2 डैश। ठीक, ये लॉ कहता है कि जो मोमेंटम है टकराने से पहले और जो टकराने के बाद है, दोनों का मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। आप इसको और तरीके से कैसे लिख सकते हो? m1 u1 m2 u2, हमने यही किया था ना। m1 मास इंटू वेलोसिटी, m1 इंटू u1 इक्वल किसके आएगा? m1 v1 m2 v2। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन। दोनों के दोनों फॉर्मूलाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोमेंटम बिफोर कोलिजन, दो बॉडीज का जो मोमेंटम है टकराने से पहले, और दो बॉडीज का, वही दो बॉडीज का मोमेंटम टकराने के बाद क्या रहने वाला है बेटा? सेम रहने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। तो ये लॉ की स्टेटमेंट क्या हुई? ये लॉ स्टेट क्या करता है? द सम ऑफ मोमेंटम, sum of momentum of two objects or two bodies, two objects remains same even after collision, even after आपको यहाँ स्टेटमेंट भी दी हुई आ सकती है, आपको ये पूछी हो सकती है द सम मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स रिमेन सेम इवन आफ्टर कोलिजन। ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ एनर्जी, या नन ऑफ दिस। तो कीप इन माइंड मोमेंटम वर्ड आ रहा है तो टू ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या रहने वाली है? कोलिजन के बाद। बेटा कोलिजन जब भी होगी टू डायमेंशन में ही होगी, थ्री डायमेंशन में हम बात नहीं करेंगे प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे दो बॉडीज का जो मोमेंटम है टकराने से पहले, दो बॉडीज के मोमेंटम जो टकराने के बाद है, वो हमेशा क्या रहने वाला है? सेम टू सेम रहने वाला है। क्या रहने वाला है बेटा? सेम टू सेम रहने वाला है। और इसकी ये स्टेटमेंट आ सकती है द टोटल, स्टेटमेंट्स को भी फोकस कर लेना, द टोटल मोमेंटम in a
closed system is always constant. क्या आने वाला बेटा? always constant. अब यहाँ पे हमने सीखना क्या है? मतलब देखो इसमें हमने कौन सी चीजें सीखनी है, स्टेटमेंट बेस्ड तो क्वेश्चन आ ही सकता है, इसमें सीखना क्या है? अब देखो बेटा दो बॉडीज हैं, ठीक, M1 और M2, टू बॉडीज है, ध्यान से देखो टू बॉडीज थी, इससे हमने क्या सीखा है? टू बॉडीज है, ये U1 से मूव कर रही थी, ये U2 से मूव कर रही थी। सबसे पहले अगर एक चीज रुकी हुई है, एक चीज स्टिल थी, अब ये चीज आके इसके अंदर टकरा गई, ये रुकी हुई थी, स्टेशनरी थी, रेस्ट पे थी, एक चीज मोशन में थी, ये आके इस चीज को टकरा गई। अगर इसने टकराया तो जिसकी वेलोसिटी पहले कम होगी ना, वो आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज। उनकी वेलोसिटी में चाहे चेंज आ जाए लेकिन मोमेंटम क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो इसमें क्या है? velocity of the object which is moving faster is decreased. अब ये रुकी हुई थी, ये तेज थी, कहते जो ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा था, which is moving faster, ये जो तेज चल रहा था उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम। क्यों? क्योंकि इसने अपनी सारी वेलोसिटी किसको शिफ्ट कर दी? दूसरे वाले को। और the one that is in the state of rest or with lower velocity will move with the faster velocity. ध्यान से देखो, कहने का मतलब है जिसकी वेलोसिटी पहले कम होगी, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। कैसे? आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हो, आप लोग यहाँ पे स्टिल खड़े हुए हो, आप लोगों को पीछे से आके कोई हिट करता है, यहाँ से मैंने पीछे से किसी को हिट किया या मेरे को किसी ने हिट किया, तो मेरी पहले वेलोसिटी क्या थी? 0 थी, मैं रुकी हुई थी। पर जैसे ही मेरे को हिट किया, मैं तो अपनी पोजीशन से आगे चली, उस पर्सन की वेलोसिटी कम होगी और मेरी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा हो गई। तो ध्यान रखना, आफ्टर कोलिजन जिसकी वेलोसिटी पहले ज्यादा थी वो कम हो जाएगी और जिसकी कम थी वो हो जाएगी ज्यादा। याद रखना, ये चीज आपको पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये मान लो U1 इसका था 5 मीटर पर सेकेंड और ये U2 था 0, ये रुका हुआ था, ये चल ही नहीं रहा था, ये रुका हुआ था, इसने अपनी सारी वेलोसिटीज को दे दी। तो अब आफ्टर कोलिजन क्या होएगा? इसकी वेलोसिटी तो हो गई 2 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जो 3 मीटर पर सेकेंड हो गई, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई बेटा? 3 मीटर पर सेकेंड होगी। पहले बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर और इसकी थी 0, ये रुका हुआ था। टकराने के बाद क्या हुआ? इसने अपनी वेलोसिटी जैसे इसको दी, इसकी वेलोसिटी कम हो गई और इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा? बढ़ गई। ये स्टेट करता है, ये लोग क्या ये स्टेट करता है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, मतलब एप्लीकेशन के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। जैसे हमने न्यूटन के तीनों लॉ पढ़े थे ना, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी थी, वैसे ही लीनियर मोमेंटम के भी कुछ लॉ है। आप लोगों ने सबने कैरम बोर्ड तो खेला ही हुआ है, सब लोगों ने कैरम बोर्ड खेला हुआ है। जब आप लोग कैरम बोर्ड खेलते हो तो आपने देखा है यहाँ पे ना ऐसे उसकी भी जो कॉइन्स से पड़े होते हैं ऐसे, लाइक ठीक है, ऐसे सेंटर में पड़ी होती है। यहां से हम स्ट्राइकर्स इसको हिट करते हैं। ये बिल्कुल रुका हुआ था, ये कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ये था रुके हुए, ये स्टिल पोजीशन पे थे। जैसे ही मैंने इसको हिट किया, ये तो आके यहाँ पे हो गया, ये तो सेंटर में रुक गया और ये वाला यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया। तो अब क्या हुआ? इसकी वेलोसिटी में क्या आ गया? चेंज। और यहाँ पे लॉ क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। मतलब दोनों का मोमेंटम टकराने से पहले और दोनों का मोमेंटम टकराने के बाद क्या रहने वाला है? सेम। सिमिलरली जब आप स्नूकर खेलते हो तो स्नूकर में भी यही होता है कि बॉल्स पड़ी होती हैं, आप स्टिक से क्या करते हो? हिट करते हो। जैसे ही आपने स्टिक से हिट किया, ये तो रुक जाता है, वो बॉल्स क्या करती है? मूव करने लग जाती है। वहां पे भी ये लॉ हिट मतलब होता है। उसके अलावा जब भी आप वो क्या करते हो, गन वगैरह से फायर करते हो, तो क्या होता है? आपके शोल्डर्स बिल्कुल रुके हुए होते हैं, शोल्डर्स आपके स्टिल पोजीशन पे होते हैं और आप लोगों की ऐसी पोजीशन होती है। जैसे ही आप इसको हिट करते हो, लाइक आपके हाथ पीछे जाते हैं,
गन आगे चली जाती है, जो पहले रुकी हुई थी वो चलने लगी, और जब जो रुके हुए थे वो बैकवर्ड। वहां पे न्यूटन का थर्ड लॉ भी लगता है बेटा, वहां पे ऑपोजिट भी लगती है। अगर गन को हमने लगाया, यहाँ पे दोनों चीजें एप्लीकेबल है, न्यूटन का थर्ड लॉ भी एप्लीकेबल है, कंजर्वेशन का लॉ भी एप्लीकेबल है। क्या आप लोगों को लॉ ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम समझ आया? क्या आप लोगों को लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम समझ लगा? चलो, अगर समझ लगा तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, एमसीक्यू नॉट न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलो, हमने उस दिन किए थे, न्यूमेरिकल्स करते हैं। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड calculate the force required to impact a car a velocity of 30 meter per second in 10 seconds. The mass of the car is, yes. Solve this numerical. Solve this numerical. देखो बेटा, उन्होंने क्या बोला है, जो जो बोला है हम क्वेश्चन में देखते हैं। कैलकुलेट द फोर्स, हमने पहले निकालना क्या बेटा, फोर्स निकालना है। जो चीज हमने निकालनी है उसको लिख लो, जो जो गिवन है वो हमने लिखना है, ठीक है। उन्होंने बोला फोर्स निकालना है। रिक्वायर्ड टू इम्पैक्ट अ कार ऑफ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी हमें कितनी दी है, 30 मीटर पर सेकंड, ठीक। इन 10 सेकंड, टाइम कितना दिया बेटा, 10 सेकंड। द मास ऑफ द कार, और मास कितना दिया हुआ है बेटा हमें, 1500 kg। कितना दिए, 1500 kg। हमने क्या निकालना है बेटा, फोर्स निकालनी है। हमें फोर्स निकालनी है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा F इज इक्वल टू एम में। न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने करा था, F इज इक्वल टू एम में, यही बोला था। अब हमारे पास m है लेकिन a नहीं है, हमारे पास v और t दिए। देखो ध्यान से देखो, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पैक्ट अ कार। हमने उस कार को क्या करना है बेटा, रोकना है। सॉरी, वो हमें रुकी पोजीशन पे थी और उसको हमने चलाना है। तो u हमें क्या दिया हुआ है बेटा, 0 दिया हुआ है। u हमें क्या दिया है, 0। तो इक्वेशन फर्स्ट वाली यूज करेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। v किसके बराबर है, u प्लस at। जिस दिन हमने 3 इक्वेशन की थी मोशन की, तीनों इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तीनों में से हम कोई भी एक इक्वेशन का यूज कर लेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v कितना बेटा, 30। u कितना था, 0। a तो हमने निकालना है, t कितना बेटा, 10। 30 इज इक्वल टू 10a। a की वैल्यू आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हमारे पास a की वैल्यू आ गई 3, हम यहाँ पे पुट करते हैं 1500, 4500। अब हम, मेरे को आप लोग ये बताओ कि जो फोर्स होते हैं उसके यूनिट क्या थे बेटा, न्यूटन्स। तो फोर्स कितनी आ जाएगी बेटा, न्यूटन। न्यूमेरिकल बेस्ड आपको क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, और सीधे सीधे नहीं आएंगे, आपको घुमा के आएंगे। ये मैं आपको पूरा पूरा सॉल्व करके तो दिखा रही हूँ ताकि आप उसको इजीली कर लो। क्या कुछ गिवन है वहीं पे लिख लिया करो, जो जो गिवन है वही क्वेश्चन के ऊपर नोट करो और फॉर्मूला लो और वैल्यू पुट करो। मैं आपको पूरी इक्वेशन, पूरा फॉर्मूला तो लिख के दे रही हूँ, सो दैट आपको एक बार पक्के हो जाए, आपके माइंड में वो क्या हो जाए, पक्के हो जाए। जब आपके माइंड में वो चीज पक्की हो जाएगी तो आपको ईजी हो जाएगा। क्या आप लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल समझ लगा? चलो जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलो जी, अ क्रिकेट बॉल
a cricket ball of mass 70 grams is moving with velocity of 0.5 meter per second is stopped by player in 0.5 seconds. Calculate the force applied by player to ball. क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास दिया 70 ग्राम्स, मास दिया बेटा 70 ग्राम्स, ठीक है। इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.5 सेकेंड। वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है बेटा? u हमें दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इज स्टॉप्ड बाय, उसको रोक दिया गया, रोक दिया मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 0 इन 5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। टाइम भी और वो दोनों सेम दिए हुए हैं। टाइम कितना दिया? 0.5 सेकेंड। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर टू द बॉल। कैलकुलेट करो, फोर्स निकालनी है हम लोगों ने। क्या निकालना है? फोर्स निकालनी है। कहते हैं फोर्स कैलकुलेट करके बताओ कि वो प्लेयर कितनी फोर्स लगाएगा उस बॉल पे उसको रोकने के लिए। तो हमें बेटा एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, जैसे अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया तो सिमिलर वही है। बस इस चीज में ये फर्क है। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों करवाया है, इसमें हमें बेटा मास दिए 70 ग्राम्स, सारा कुछ मीटर पर सेकंड में है तो ग्राम्स में नहीं आएगा। इसको हमने किस में कैलकुलेट करना है? किलोग्राम में। तो हम क्या करेंगे? इसको किससे डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? बताओ। यस, इसको 1000 के साथ क्या करोगे बेटा? डिवाइड 0.07 kg, ठीक। बस वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। पिछले वाली जो इक्वेशन यूज की थी वही करना है। v0 u कितना दिया हुआ है हमें? 0.5, a हमने निकालना है, t कितना दिया? 0.5। a कितना आ गया हमारे पास? -1 मीटर पर सेकेंड। इसमें वैल्यू पुट करो। अब यहाँ पे बेटा एक्सेलरेशन माइनस में आ रही है, तो ये एक्सेलरेशन ना होके बेटा ये कौन सी टर्म हो गई? रिटार्डेशन। क्या आई हमारे पास? रिटार्डेशन, क्योंकि चलती हुई बॉल को हमने रोकने का काम किया है। जब भी हम चलती हुई चीज को रोकेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर नेगेटिवली लगा रहे हैं, तो दैट मीन्स ये क्या चीज हो गई? रिटार्डेशन। क्या हो गई ये? रिटार्डेशन। नेक्स्ट हम इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। इजी इसके न्यूमेरिकल्स हैं, कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। थर्ड न्यूमेरिकल है द फोर्स रिक्वायर्ड to produce an acceleration of 2 meter per second square
in a body of mass, कितना मास दिया हुआ है हमें 10 kg। इसके ना बेटा ये एमसीक्यूज में है ये क्वेश्चन, लाइक 20 न्यूटन, बी है इसकी ऑप्शन 5 न्यूटन, 0.2 न्यूटन एंड डी ऑप्शन है 0.02। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है, हमने क्या निकालना है बेटा, फोर्स निकालनी है। टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ, ए हमें दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इन अ बॉडी ऑफ मास हमें दिया हुआ है 10 kg। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, F इज इक्वल टू एम ए, मास कितना बेटा 10, सिंपल आंसर विल बी ए ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ए ऑप्शन आ गई। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ न्यूमेरिकल। What will be the acceleration of the body? What will be the acceleration of body? What will be the acceleration of body of mass 5 kg, of mass 5 kg if a force of 200 Newton is applied to it? क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, हमने क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन। मास कितना दिया बेटा 5 kg, मास विल बी 5 kg, फोर्स कितनी है न्यूटन में दी हुई है, तो आप इसके यूनिट से भी कैलकुलेट कर सकते हो, पता लगा सकते हो। फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए, बस बेटा यही फॉर्मूला लगना है हर जगह, ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल में यही फॉर्मूला लगेगा। F कितना है 200, मास कितना है 5 इंटू ए, कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर आ गया बेटा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आप लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल समझ आया? चलो एक एमसीक्यू करते हैं, ध्यान से देखना, मतलब एक क्वेश्चन टाइप ही है, पेपर में पूछ सकते, जस्ट वेट। इफ mass, if the mass of the body, mass of body is doubled, if the mass of the body is doubled and its velocity becomes half,
then the linear momentum will be. इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं. These kind of questions you can easily see in your question paper. पहले उन्होंने बोला कि मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड. ओके, एक बॉडी है, उसका मास कर दिया डबल एंड वेलोसिटी बिकम हाफ, और जो पहले वेलोसिटी थी वेलोसिटी कर दी हाफ. लीनियर मोमेंटम क्या होगा बेटा? उसका लीनियर मोमेंटम, पहले लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है फर्स्ट केस में, पहले यही थी. कहते हैं सेकंड केस में P1 ले लो, चेंज कर दिया, मास को कर दिया डबल, m की जगह 2m, वेलोसिटी को कर दो हाफ, यही किया. तो क्या आप लोग बता सकते हो कि वेलोसिटी में कुछ चेंज आया है या नहीं? क्या आप लोग मेरे को ये बता सकते हो कि वेलोसिटी मोमेंटम में कुछ चेंज आया कि नहीं आया? पहले फर्स्ट केस में हमारे पास फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, पुट कर दिया मास इनटू वेलोसिटी. वो कहते हैं अगर मैंने मास को डबल कर दिया, वेलोसिटी को हाफ कर दिया, तो उसका लीनियर मोमेंटम, देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी no change in linear momentum, or linear momentum will remain same. I hope आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ लगे होंगे. कल हम इसी चैप्टर के एमसीक्यूज की डिस्कशन करेंगे. आप कल इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना. आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कल ही डिस्कस कर सकते हो, लाइक आप कमेंट्स में भी कर सकते हो. कल हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज को ट्राई करेंगे. कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ ऐसा यूनिट के बेसिस पे, कुछ डेफिनेशन के बेस्ड पे न्यूमेरिक एमसीक्यूज होंगे. आई होप आप लोगों को आज वाला काम या ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग अपने डाउट्स बता सकते हो, हम आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे. Thank you. Have a nice day. Hope you have a good day. Thank you. Bye bye. Take care.